गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 4 दिसंबर की डीडी करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द फंड्स रिलीज्ड फॉर द पोषण स्कीम्स अंडर यूटिलाइज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी। मतलब जी जो भी पोषण से रिलेटेड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स बनी हुई हैं और उनको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उनके लिए फंड्स रिलीज़ की गई हैं। ठीक है, अभी ये किसके द्वारा ज़रा हम देखते हैं इसमें न्यूज़ में क्या है। अभी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी जो बैठी थी किस पे, एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया कि जो हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा जो जितनी भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो स्कीम्स बनाई गई हैं, पोषण अभियान, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, उनके लिए जो भी फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं उनको बहुत कम यूटिलाइज़ किया जा रहा है या फिर बहुत कम इफेक्टिव वे में यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। ओनली पोषण अभियान से जितना भी फंड रिलीज़ होता है उसमें से 56% फंड सेंट्रल फंड रिलीज़ होता है और उसी को सिर्फ यूटिलाइज़ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कभी अभी तक किसी भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी ने अपने फंड को कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया है जो कि पोषण अभियान से रिलेटेड है। अब आप ज़रा देख सकते हो क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले बोला गया है जो नेशनल न्यूट्रिशन पार्क है जिसको क्रिएट किया गया था कि हम क्या, विच वाज created near the Statue of Unity, Gujarat, be created across the country with the involvement of आंगनवाड़ी वर्कर्स। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी गुजरात में नेशनल न्यूट्रिशन पार्क को सेटअप किया गया था उसी की तरह और पार्क्स को भी सेटअप करना चाहिए जिसमें हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरह से आप आयुर्वेदिक प्लांट्स को यूज़ कर सकते हो हेल्थ और न्यूट्रिशन में। इसके अलावा हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा माल नरिश डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं और वहाँ पर हमें माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, कि सो दैट वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट कर सके। इसके अलावा हम एक विजिलेंट, मतलब कि वो इन सब चीज़ों को कौन मॉनिटर करेगा, उस मैकेनिज्म को सेटअप करना है सो दैट हम ये इंश्योर कर सके कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो जो उनका टारगेट मील्स है, मतलब जितना उनको एक दिन का न्यूट्रिशन चाहिए, या फिर जो वहाँ पे जहाँ अंडर नरिश चिल्ड्रन है उनको हम टारगेट पहुँचा पा रहे हैं या फिर जो उनको पहुँचना चाहिए वो उन तक पहुँच रहे नहीं। तो इन सब के लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो उनको मॉनिटर करेगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो न्यू पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा जो पोषण अभियान है उसे हमें एक तरह से एक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसमें हमें हर एक बंदे को इन्वॉल्व होना चाहिए और डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस ले गए हैं उनको हमें इंटीग्रेटली, मतलब कि अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। फाइन, मतलब कि एक वॉर की तरह लड़ना है, सीधी बात ये, ऐसा नहीं है कि फॉर ग्रांटेड लेना है, सीधी बात ये। पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान या तो इनको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम था सो दैट हम क्या कर सकें, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर जो न्यूट्रिशनल या कमी रहती है उनको हम पूरा कर सकें। इसका टारगेट ये था कि हमें क्या करना है, स्टनिंग अंडर न्यूट्रिशन एनीमिया जो बेसिकली यंग बच्चों में, चिल्ड्रन या वुमेन या डॉल्स एंड गर्ल्स में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, उसको रिड्यूस करना है। और लो बर्थ वेट, मतलब कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट कम होता है तो उसको हमें रिड्यूस करना है बाय 2% टू, मतलब पर एनम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके अलावा इसका टारगेट यही था, स्टंटेड, देखो स्टंटिंग कौन होते हैं, जो बच्चे जिनका लाइक एज के अकॉर्डिंग जिनकी हाइट कम होती है। ठीक है, तो इट ऑल्सो टारगेट टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग, मतलब जो बच्चों में स्टंटिंग है, मतलब जो बच्चों की हाइट कम है उनको, जो बच्चे 0 से 6 ईयर्स में उनको डिक्रीज करना है, मतलब कि 2000 अभी 38.4% है उसको कम करके 25% करना है। पोषण स्कीम 2 के अंडर काफ़ी और स्कीम्स को हम लेके आए थे जिसमें हमने माल न्यूट्रिशन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन प्रिवेलेंट है, और इसमें हमने 112 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने क्या किया, एक्स्ट्रा अटेंशन प्रोवाइड करी है। फाइन, नेक्स्ट है राज्यसभा फ्लैग्स ऑनलाइन गेमिंग इशू, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोशल इशूज इवन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी कवर हो सकता है। अभी क्या है, राज्यसभा में जो 0 आवर चल रहा है, आई होप आपको पता होगा क्वेश्चन आवर 0 आवर के कौन से आवर्स होते हैं जो हमारी पार्लियामेंट के सेशन में चलते हैं। तो इसके अंदर कोविड से पहले ये हाईलाइट किया गया, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स चलती हैं तो हाईलाइट किया गया कि कोविड से पहले जो लोग वीकली मोबाइल पे जो गेम्स खेलने के लिए जो वीकली टाइम स्पेंड करते थे वो 2.5 घंटे होता था, लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरिंग ये टाइम बढ़ के 2.5 घंटे से 4 घंटे हो गया। कंसर्न्स ये रेज किया गया है कि इसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो एडिक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। ठीक है, ऑनलाइन गेम का मतलब ये होता है जो भी आप कंप्यूटर नेटवर्क पे खेलते हो इंटरनेट के थ्रू, जैसे लूडो किंग होगी, रमी होगी, पोकर या ड्रीम 11। ठीक है, इंडिया की जो ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री है उसकी माना जा रहा है 2023 तक, ठीक है, उसकी जो वर्थ है वो 15,500 करोड़ हो जाएगी, और ये डाटा किसका है, ऑल इंडिया गेमिंग
फेडरेशन का। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स हैं आफ्टर साउथ कोरिया। और ये किसका डाटा है, ये यूएस बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क ने 2019 का सर्वे किया था। गेमिंग डिसऑर्डर मतलब ऑफकोर्स अगर एडिक्शन हो गया तो आप में चिड़चिड़ापन भी आएगा, क्योंकि आपका फिर रियल लाइफ में मन लगेगा नहीं ना। तो WHO ने कैटेगराइज किया कि जो गेमिंग डिसऑर्डर है वो एक तरह का मेंटल हेल्थ कंडीशन है 2018 में, ठीक है। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसमें गेमिंग डिसऑर्डर, अब बोल दो मेरे में नहीं है, लेकिन गेमिंग डिसऑर्डर तब शो किया जाएगा जब उसमें से 12, अगर वो 12 महीने तक, 1 साल तक इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जैसे गेमिंग हैबिट्स से उसका कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसके अलावा क्या, वो गेम को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है ओवर अनदर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। इसके अलावा क्या, पता है उसको किसकी क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, लेकिन उसके बाद भी उसको कंटिन्यू गेम कर रहा है। अगर वो 1 साल तक इन सब चीज़ों को शो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें वो गेमिंग डिसऑर्डर है। अब आप खुद को देख लो कि आइदर आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर और नॉट। फाइन। गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है, आपको फिजिकल सोशल इमोशनल डैमेज हो सकता है, आपको स्लीपिंग मतलब कि ऑफकोर्स इंसोम्निया टाइप हो सकता है, करियर और सोशल लाइफ में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी रिवोक्स पेप्सिकोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन पोटैटो वैरायटी। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्शन के अंडर इकोनॉमी अंडर GS3। अभी क्या है देखो, प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी एंड उन्होंने क्या किया है, एक प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन को रिवोक किया, ठीक है। देखो देखो अगर आपकी कोई भी खुद की इन्वेंशन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये करता है कि आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, लेकिन इस अथॉरिटी ने अभी क्या किया है, जो पर्टिकुलर प्लांट की वैरायटी का जो प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट था उसको रिवोक कर दिया, अब बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। जो कि पोटैटो की वैरायटी ये नाम है उसको ग्रांट किया गया था किसको, पेप्सिको को, ठीक है। मतलब ये पेप्सिको के पास इस पर्टिकुलर पोटैटो वैरायटी का क्या था, सर्टिफिकेट था, लेकिन अभी इसको रिवोक कर दिया किस, इस अथॉरिटी ने, ठीक है। 2019 में पेप्सिको ने क्या किया था, कुछ मतलब इल्ज़ाम लगाया था कि इंडियन फार्मर जो गुजरात में है वो कुछ इस तरह के पोटैटो वैरायटी को कल्टीवेट कर रहे हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, ठीक है, और जिसकी वजह से मतलब कि जो अच्छा होता है पोटैटो चिप्स के लिए। देखो आपने कभी देखा होगा जैसे लेज़ वगैरह में जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो कितने क्रंची होते हैं, ठीक है। तो जिस पोटैटो में कम मॉइस्चर कंटेंट होगा वो ही चिप्स उतने क्रंची बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोटैटो की वैरायटी थी तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता था जिसकी वजह से इसके चिप्स बहुत अच्छे बनते थे, और यही पेप्सिको ने क्या किया था और पेटेंट करा लिया था और बोला था कि अगर कोई इनकी परमिशन के बिना ये प्लांट उगा रहा है तो वही इल्ज़ाम उन्होंने गुजरात के फार्मर्स पे लगाया था, क्योंकि वो उस पोटैटो वैरायटी का क्या कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे। रीज़न ये बोला है अब, लेकिन इस अथॉरिटी ने इसको कल कैंसिल कर दिया। क्यों रिवोक किया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पेप्सिको ने कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर्ड नहीं किया जो रिक्वायर्ड था, और कुछ कंपनी ने मिस इन्फॉर्म किया है, और इस वजह से इस ग्रांट को हम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं दे सकते। इसके अलावा जो ये अथॉरिटी है दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट, जिसको 2001 में इनेक्ट किया गया था, वो इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि हम इंडियन एग्रीकल्चर में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकें आफ्टर जब इंडिया ने WTO को ज्वाइन किया था 1995 में, और एग्री किया था टू इम्प्लीमेंट द ट्रिप्स, ठीक है। हाईलाइट क्या है इस एक्ट के, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंडर ही अभी पेप्सिको का ये जो इंटेलेक्चुअल IPR था उसको रिवोक किया गया है। इन्होंने बोला है कि ब्रीडर्स, इसमें क्या है, जो भी ब्रीडर्स हैं दे हैव एक्सक्लूसिव राइट कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस सेल कर सकते हैं, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट इंपोर्टेड एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑफ प्रोटेक्टेड वैरायटी। मतलब कि सपोज करो आपने ही उस चीज़ को प्रोड्यूस किया तो सिर्फ आपके पास, मतलब सिर्फ अब आपके पास राइट है कि आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब आप उसके मार्केट के पूरे मालिक बन चुके हो, ठीक है। रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं, कैन यूज़ एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वैरायटी अंडर द एक्ट, लेकिन रिसर्चर्स अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आप फार्मर अगर कोई वो न्यू वैरायटी को डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकता है और अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। फाइन। ये जजमेंट क्या करती है, फार्मर की जो सीड फ्रीडम है उसको अपहोल्ड करती है, जो इस एक्ट के सेक्शन 39 के अंडर है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन फॉर इट्स एडॉप्शन इन द गवर्नमेंट सिस्टम। तो गाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक स्ट्रेटेजी रिलीज़ करी है जिसका एम यही है कि हमें क्या करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को ट्रस्टेड बनाना है, सो दैट आप क्या कर सको, इलेक्ट्रॉनिकली ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। और वो कैसे बनाओगे, जब आप उसको ट्रस्टेड बना सकते हो, सिक्योर बना सकते हो। देखो इस फ्रेमवर्क में क्या क्या पॉइंट्स की बात करी है, देखो पहले हम ब्लॉकचेन पढ़ लेते हैं। वैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा है गाइस ब्लॉकचेन में क्या होता है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, लाइक अगर आपने बैंक है, बैंक में आप कुछ 1000 रुपये जमा कराए, ठीक है, तो एक ब्लॉक बन गया। फिर आपने कुछ निकलवा लिए, फिर एक ब्लॉक बन गया। फिर आपने कुछ और निकलवा लिए तो एक ब्लॉक बन गया। फिर आपने प्लस कुछ जमा कराया, फिर ब्लॉक बन गया। ठीक है, मतलब कि आप एक ब्लॉक को ओपन करोगे तो आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी कि आपने इस वक्त क्या किया था। इस ब्लॉक को ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ब्लॉकचेन एक्चुअली में होता क्या है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होता है डिजिटली जो आपने करी है उनका एक ब्लॉक होता है जो कि डुप्लीकेटेड होता है और वो कंप्यूटर सिस्टम के एंटायर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इस तरह का होता है, मतलब आपको सब बता देगा कि प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो अभी क्या है, तो इस फ्रेमवर्क का क्या पॉइंट है, देखो हम क्या करेंगे, एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को क्रिएट करेंगे जो कि नेशनल लेवल पे क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेगा, सो दैट सिटीजन्स जो अपनी सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं एट लार्ज स्केल, और इनेबल करेगा एट अ ग्रोथ डोमेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ब्लॉकचेन को एज अ सर्विसेज क्रिएट किया जाएगा, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, मतलब कि ये फ्रेमवर्क बन गया, मतलब किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ्रेम करोगे या किस तरह से रेगुलेट करोगे, उसी फ्रेमवर्क पे हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, और 10 उस तरह से हम ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस क्रिएट करेंगे। एग्जांपल, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा एक ब्लॉकचेन एडवाइजरी काउंसिल होगी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एकेडमी, इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द आईटी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नेशनल लेवल स्कीम्स होंगी जो ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे ई साइन, ई प्रमाण एंड द डिजी लॉकर। इसके अलावा जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है फॉर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, इसको फॉलो की जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड फ्रेमवर्क को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, या फिर जो नेशनल लेवल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफर करेंगे एज अ सर्विसेज, वो इसको होस्ट करेंगे दैट NIC या NSA। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बात। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। UNDP प्लान्स टू ड्रास्टिकली एक्सपेंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GST। अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2018 से 2024 का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें इनका एम ये है कि अब हम क्या करेंगे, किस तरह से इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम ट्रिपल करेंगे 100 सिटीज़ में, मतलब कि और स्ट्रिक्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, UNDP ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, किसका पार्टनरशिप करके, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड से मिलके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके अंदर वो एक सिस्टम को बिल्ड करेंगे सो दैट जो प्लास्टिक वेस्ट का इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसके अंदर हमें क्या कर रहे हैं, हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब कि जीरो वेस्ट या फिर मिनिमम वेस्ट की बात करते हैं। सारे वेस्ट को हम क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें, उनको रिसाइकिल कर सकें या फिर रीयूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सभी काइंड ऑफ प्लास्टिक को कलेक्ट करना है, सेग्रीगेट करना है, रिसाइकिल करना है। फाइन, 183,000 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, नियर अबाउट जो 5,500 सफाई साथी उन तक पहुँचेंगे, और हम क्या करेंगे, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको एक फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनाइज करेंगे, मतलब कि उनको कुछ हम एक इंस्टीट्यूट में, एक फॉर्मल वे में उनको एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उठान वेरी इंपॉर्टेंट एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था टू हेल्प 9,000 सफाई साथी। ठीक है, हाईवे जो प्रोग्राम है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब कि झेलना पड़ा, जिसकी वजह से वेस्ट में इंक्रीज़ हुआ, इंक्लूडिंग मेडिकल प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो हमारा आम था प्लास्टिक वेस्ट को घटाना, लेकिन कोविड की वजह से मेडिकल जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बढ़ा। UNDP इसके अलावा नीति आयोग के साथ भी काम कर रही है, और उन्होंने एक ज्वाइंटली हैंडबुक मॉडल को डेवलप किया है जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है, और एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। हैंडबुक प्रोवाइड करती है कि इस तरह से हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग एंड डिस्कसिंग कंपोनेंट्स ऑफ द एंटायर प्लास्टिक वेस्ट वैल्यू चेन। छोटी छोटी न्यूज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है सो दैट उसका एम क्या है कि एक गवर्नेंट काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके कॉम्पोनेंट मतलब कि इस काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे। ठीक है, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर को। ठीक है, मतलब कि एस्टेब्लिश हम क्या क्या करेंगे, गवर्निंग काउंसिल और उसकी क्या कंपोजिशन होगी, और इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर किस कौन होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का। इस बिल में प्रपोज किया कि हम क्या करेंगे, एडिशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को
एस्टेब्लिश करेंगे और उसको एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाएंगे। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेट किए जाएंगे? अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपको पता होगा कौन सा इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का माना जाता है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होता है जो एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर एन एक्ट, और उसके पास पावर होती है कि वो एग्जामिनेशन होल्ड कर सकता है, डिग्रीज दे सकता है, डिप्लोमास या फिर और भी जो एकेडमिक चीज़ें हैं, टाइटल्स हैं, वो दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, समझ गए होंगे अभी तक। अभी क्या है, अभी तक अब अपकमिंग जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। लॉ मिनिस्टर ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया अभी तक हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है जो कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ई वोटिंग में इलेक्टर्स मतलब जो भी वोट देने वाले उनके पास पावर होगी कि अगर वो किसी और सिटी में रहते हैं तो वहाँ से वो वोट दे सकते हैं विदाउट गोइंग टू द डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। ये एक तरह का एनक्रिप्टेड रिमोट वोट होगा, मतलब कि जैसे आप व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हो, जैसा मैंने आपको बोला आपने इनको मैसेज भेजा हाई, लेकिन वो मैसेज बीच में ना कोई पढ़ सकता है इसलिए वो एनक्रिप्ट होता है, लेकिन जब पहुंचेगा उसको वही पढ़ सकता है। तो उसी तरह एक तरह का एनक्रिप्टेड होंगी, जब वो कास्ट करेंगे अगर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या, लेकिन जब पहुँच जाएगी तब पता चलेगा। ठीक है। तो दीज एनक्रिप्टेड रिमोट वोट कास्ट आर वैलिडेटेड एट द प्री काउंटिंग स्टेज टू इंश्योर दैट दे हैव नाइदर बीन डिक्रिप्टेड नॉर टेम्पर विद रिप्लेस। ठीक है। बेनिफिट क्या है, वही कि कहीं इतने लोग होते हैं वोट नहीं दे पाते तो जोग्राफिकल बैरियर्स को ब्रेक करेगा, फ्लेक्सिबल होगा और एलिजिबल वोटर्स और ज़्यादा इसमें इंक्लूड होंगे और हमारा टर्नआउट भी बढ़ेगा। कंसर्न क्या है, साइबर रिस्क हो सकते हैं, प्रिवेसी के इश्यूज आ सकते हैं, रिलायबिलिटी भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रोड्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अभी के 2011 में इसको अप्रूव किया गया था, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। एक सेकेंड, हाँ, ये 2011 में इस प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था जिसके अंदर ये बात किया गया था कि जो नॉर्थ ईस्ट की 6 स्टेट्स हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल 433 किलोमीटर की लॉन्ग रोड्स बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या अपग्रेड करेंगे। कब तक? अगस्त 2022 तक। इसको अप्रूव किया गया था कितने कॉस्ट में? 1353 करोड़ तक, जिसमें असिस्ट कौन देता था, मतलब कि कुछ पैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आए थे, नियर अबाउट $200 मिलियन। ठीक है। और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही है कि जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सेप्ट त्रिपुरा में एक रोड रह चुकी है जो माना जा रहा है फरवरी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी अंडर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रांट। आई होप गाइस अगर आपने ग्रांट्स पढ़े होंगे पॉलिटी में, एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, है ना, फलाना ढिमकाना ग्रांट। ठीक है। तो अभी क्या है, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के अकॉर्ड जो भी पार्लियामेंट के पास आया है, तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से मांगे हैं नियर अबाउट 62,000 करोड़ टू इट्स कंपनी दैट होल्ड्स एयर इंडियाज डेप्ट लाइबिलिटीज एंड सम नॉन कोर एसेट। ये कंपनी सेटअप की गई थी सो दैट वो एयरलाइन जो एयर इंडिया के जो बैलेंस शीट है उसको क्या कर सके, क्लीन कर सके। ठीक है। अब आपको पता है एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन किया गया था। ठीक है। तो इसकी वजह से जिस कंपनी है अब उसने क्या है, कुछ मांगे हैं पैसे। ठीक है। एडिशनल ग्रांट कब देते हैं? जब वो कुछ गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए 5 तरह के ग्रांट्स होते हैं जो मेंशन अंडर आर्टिकल 115। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है और स्टेट पीसीएस में ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अभी क्या है, जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने मीटिंग रखी है कि किस तरह से साइक्लोन जवाद के लिए प्रिपेयर्ड रहे। साइक्लोन जवाद को सऊदी अरब के द्वारा नेम किया गया है और इसका मीनिंग होता है जेनरस और मर्सीफुल। ये कमेटी होती है सेटअप की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है और उसको हम इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकें और पहले ही कुछ रिलीफ मेजर्स और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। हेड की जो आती है कैबिनेट सेक्रेटरी की द्वारा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एनसीएमसी को हेड कौन किया जा सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लेजर फ्लोरिकांस। ठीक है। अभी क्या है, लॉन्गेस्ट एक माइग्रेशन रूट है इन कंट्री, मतलब एक ही कंट्री से, ऑफ लेजर फ्लोरिकांस। इसको ट्रैक किया पहली बार जो राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। लेदर फ्लोरिकन बर्ड्स होते हैं जो बस्टर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो मेनली टाल ग्रासलैंड में मिले जाएंगे। अभी के जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून का है, उन्होंने एक रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और ये माना जा रहा है कहाँ पे, अब दे आर ऑब्जर्व्ड इन, मतलब कहाँ कहाँ ये वर्ड पाया जाता है। देखो अभी बोल रहा है कि ये जो बर्ड है वो राजस्थान से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो ऑफकोर्स इसी रूट में पाए जाएंगे, ऑब्जर्व इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और सम अदर रीजन। ये बेसिकली मानसून सीजन के दौरान ब्रीड करते हैं और फिर बाद में डिसअपियर हो सकते हैं विद देयर चिक्स टू अननोन प्लेसेस। IUCN का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो फिर अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है।
विंटर ओलंपिक्स, अभी क्या यूएन ने अर्ज किया है ट्रूस ड्यूरिंग द विंटर ओलंपिक्स इन द बेजिंग इन फरवरी। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है बाय द 193 नेशंस। वर्ल्ड बॉडी कॉल द एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ इकचीरिया कॉलिंग फॉर एन ओलंपिक टूर्स, जिसके अंदर हमें क्या करना है, एथलेटिक्स को पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एंड इंश्योर सेफ पैसेज एंड द पार्टिसिपेशन। विंटर ओलंपिक गेम एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हुआ करेगा जो हर 4 साल में एक बार हेल्ड किया जाएगा फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस इन द स्नो एंड आइस। मतलब कि देखो सिंपल बात ये कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो विंटर्स में खेले जा सकते हैं स्नो और आइस पे, तो ये बेसिकली उनके लिए हुए करेगा। ठीक है, फर्स्ट सेलिब्रेशन जो होगा विंटर ओलंपिक्स का वो हुआ था 1924 में फ्रांस चैम्बनॉक्स पे। लास्ट न्यूज़ है, कुछ पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में थी। संत फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, तो अभी ये प्रधानमंत्री ने गोवा के लोगों को ग्रीट किया ऑन द डे ऑफ द फीस्ट ऑफ संत फ्रांसिस जेवियर। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस, जो कि गोवा में अराइव किए थे 1542 में। पर्सनैलिटी इनकी क्या खासियत थी, रिलीजियस फिलोसफी थे, सर्विस ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ हारमोनी, ब्रदरहुड की भावना इन्होंने स्टार्ट करी। इन्होंने एक जीसस मिशन सेंटर्स को भी एस्टेब्लिश किया था इनके नेटवर्क को। 3 दिसंबर संत फ्रांसिस जेवियर डेथ को एनिवर्सरी को मार्क किया जाता है। ठीक है, बोम जीसस चर्च एट द बेसिल मोर्टल रिमेन्स, मतलब कि अभी भी यहाँ पे इनके जो मतलब कुछ रिमेन्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे 4 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।